जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कक्षा 8 का इससे पूर्व सारी वीडियो, चैप्टर 2 का पार्ट 1 और चैप्टर 1 और क्लास 6 और 7 की सारी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के वीडियो देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सारे चैप्टर समझने में आएंगे और सारे चैप्टर आराम से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग इसका पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हो गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके पहले यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। स्रोत 3 दिया गया है यहाँ पे। स्रोत 3, रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखता था। रॉबर्ट क्लाइव अपने आप को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसको हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटेन की तरफ से नेतृत्व किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था, जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य बंगाल में प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। और सिराजुद्दौला का एक सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव ने इनको प्रलोभन देकर के अपनी तरफ मिला लिया था कि हम आपको सिराजुद्दौला को हटा करके आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस प्रलोभन में आकर के सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर ने अपनी टुकड़ी को युद्ध में भाग करने के लिए आदेश ही नहीं दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और सिराजुद्दौला मार दिया गया। और रॉबर्ट क्लाइव ने जैसा आश्वासन दिया था वैसे मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया, और भी अपने इशारों पर चलने वाला नवाब, अपनी कठपुतली का नवाब बना दिया था। और इसके बाद में फिर मीर जाफर ने भी जब इसका विरोध, अंग्रेज़ों का विरोध किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब विरोध करने लगे तो 1764 ईस्वी में तो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने। इसके बाद जब मीर कासिम भी अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को भी हरा दिया और उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया, हरा करके, और मीर जाफर को पुनः गद्दी पर बैठा दिया था, पुनः बंगाल का नवाब बना दिया था। तो यही इसमें कह रहे हैं, ये संसद, ब्रिटेन की संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव ने जबरदस्त संयम का परिचय दिया, ऐसा रॉबर्ट क्लाइव का मानना था। इन्होंने आगे कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। जब प्लासी की लड़ाई खत्म हुई, इनकी जीत हुई, तो इन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया था कठपुतली की तरह, जो इनके सारे फैसलों को माने, इन्हें व्यापार में पूरी छूट दे। ऐसे ही शासक बना दिया था नवाब में मीर
जाफर को। तो यही ये कह रहे हैं कि एक संपन्न शहर मेरी दया पर था और एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, और एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन, यानी कि वहाँ के सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच में से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे एक तरफ सोना था और एक तरफ जवाहरात थे, फिर भी हमने संयम का परिचय जो दिया, इसको देख करके मैं खुद ही हैरान हूँ। ऐसा ब्रिटेन की संसद में रॉबर्ट क्लाइव ने कहा है। आगे देखते हैं हम लोग कंपनी का फैसला शासन। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1757 से 1857 के बीच, यानी कि 100 वर्षों के बीच के फासले का 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों के कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिकरण करने से पहले अपनी राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर सर्वेक्षण करें तो इन्होंने भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में डायरेक्ट किसी पर भी किसी इलाके में हमला नहीं किया। पहले इन्होंने रियासत को अधिग्रहण करने से पहले इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। जैसे बंगाल में कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए मीर जाफर को अपनी तरफ मिला करके, उनको प्रलोभन दे करके नवाब बनाने का, उनको अपनी तरफ मिला करके ये कूटनीतिक ऐसे साधनों का इस्तेमाल करके इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयास किया। और पहले उनसे छोटी छोटी मांग करके, जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी स्थापित करने के लिए एक छोटा सा स्थान मांगा था, परंतु छोटा सा स्थान जब इनको अनुमति मिल गई तो वहाँ पे इन्होंने किला बना लिया और किले के चारों ओर किलाबंदी कर ली। उस कंपनी के चारों ओर, अपनी फैक्ट्री के चारों ओर मजबूत किलेबंदी कर ली और उसमें न जाने कितनी तोपें उसमें तैनात कर दी। पहले हाथ जोड़ करके इन्होंने मुगल दरबार में जा करके थोड़ी सी जगह मांगा था, सिर्फ अपनी व्यापार करने के लिए, अपनी फैक्ट्री डालने के लिए। जब फैक्ट्री डालने की इनको जगह मिल गई तो इन्होंने फैक्ट्री को चारों तरफ वहाँ पे आबादी भी बसा दिया। अपने राज्यों की, अपने देश के व्यापारियों की को बुला करके वहाँ पे आबादी बढ़ा लिया और उस आबादी और फैक्ट्री के चारों ओर मजबूत किलेबंदी कर दी और उस किले पर न जाने कितनी तोपें भी तैनात कर दी। इनको जब थोड़ा सा अधिकार मिलता था तो उसका भरपूर प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं हम लोग बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई तो इन्होंने वहाँ पे नवाब को हटा करके सीधे डायरेक्ट अपनी कंपनी की सत्ता स्थापित कर दिया था। मुगल सम्राट से अनुमति लेकर के खुद ही दीवानी वहाँ की संभालने लगे थे और अपनी ही कंपनी को वहाँ पे नवाब घोषित कर दिया था और वहाँ पे रेजिडेंसी बना दी थी। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था। इन्होंने रेजिडेंसी जो बनाई, उस रेजिडेंसी का काम होता था कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही
तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी गई। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी तो उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद में जब कंपनी वहाँ पे तैनात हो गई, खुद कंपनी ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, तो इस कंपनी के माध्यम से ही वहाँ के अधिकारी भारतीय राज्यों में जो और अन्य राज्य थे, उन भारतीय राज्यों में भी उनके राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। और फिर कौन राजा बनेगा, कौन किस पर बैठाया जाएगा, इस तरह के निर्णय ही कंपनी लेना चाहती थी। और कई बार इन रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी गई। जो रियासत यानी कि जो राज्य इस सहायक संधि के बंदोबस्त को मान लेती थी तो उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। कंपनी की ही सेनाएं उनके राज्य में नियुक्त कर दी जाती थी। उसे कंपनी की तरफ से, और जो सेनाएं नियुक्त की जाती थी उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। अर्थात वहाँ पे जो सहायक संधि इनकी स्वीकार कर लेता था उसको सेना रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना को, जो उनकी सुरक्षा में सेना तैनात किए जाते थे, सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। जो भी राज्य अगर इनकी सहायक संधि स्वीकार करता था तो कंपनी अपनी सेना रखती थी वहाँ पे, और उस सेना पर जो खर्च आते थे वो राज्य के नवाब से या राजा से वसूल किया जाता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। और जो भारतीय राजा इनकी सेना का खर्च चुका नहीं पाते थे वो उनके राज्य को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड ब्लेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में बने, ये बंगाल में गवर्नर बने थे पहले। रिचर्ड ब्लेजली गवर्नर जनरल बने थे 1798 से 1805 ईस्वी में। रिचर्ड ब्लेजली, इन्होंने ही सहायक संधि लाया था ब्लेजली ने। तो 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में ब्लेजली गवर्नर जनरल थे। और उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अवध के नवाब थे 1801 ईस्वी में, इनसे कंपनी ने आधा इलाका इनका मजबूरन इनसे कब्जा कर लिया था। और इस आधार पर कब्जा किया था कि सहायक सेना को इन्होंने पैसा अदा नहीं कर पाए थे ये। तो इसके आधार पर कंपनी ने 1801 ईस्वी में अवध के नवाब से भी कभी आधा इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है शुजाउद्दौला का। शुजाउद्दौला हैं, यहाँ पे ये शुजाउद्दौला हैं और ये अंग्रेज कर्मचारी हैं। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया यह चित्र 1772 का ये चित्र है। टिली कैटल नाम के एक चित्रकार थे, उन्होंने बनाया था इसको 1772 में। इसमें अपने बेटों के साथ शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला हैं और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ में खड़े हैं। ये ब्रिटिश रेजिडेंट हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ब्रिटिश रेजिडेंट हैं, और ये अपने बच्चों के साथ नवाब शुजाउद्दौला हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। स्रोत 4 देखते हैं हम लोग, जहाँ से लिया गया है स्रोत 4। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? उस समय रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स
के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। जेम्स मिल थे स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। जेम्स मिल इनका नाम था। इन्होंने रेजिडेंट के बारे में बताया है। देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। इनके कहने का मतलब है रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। अहस्तक्षेप, आ जहाँ उपसर्ग लग जाए वहाँ पे छोटा आ अगर कहीं उपसर्ग लग जाए तो इसका मतलब है बिना। आ उपसर्ग का मतलब होता है बिना। हस्तक्षेप का तो इस प्रकार से मतलब हो गया बिना हस्तक्षेप के। बिना हस्तक्षेप के उसकी मनचाही निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का अर्थ होता है निर्देश, यहाँ दिया गया निषेधाज्ञा का अर्थ निर्देश, और अधीनस्थता का अर्थ दब्बूपन। उसके बिना हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है। सॉरी। तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। यानी कि भारतीय शासक तो जो थे वो रेजिडेंट के बिना हस्तक्षेप के तो शासन चला सकते हैं, लेकिन तभी तक जब उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं अपना रहे हैं जिससे ब्रिटिश सरकार उसे गलत माने, तभी तक वो शासन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश सरकार ने ये माना, अर्थात कंपनी ने ये माना कि ये गलत रास्ता अपना रहे हैं, तब टकराव इन दोनों लोगों में हो जाता था और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। ऐसा जेम्स मिल ने 1832 में कहा है। जो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक हैं। इन्होंने 1832 में ये कहा है। आगे देखते हैं हम लोग टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। शेर ए मैसूर इसलिए कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ में जंगल में चले गए थे, तो वहाँ पे एक शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया था, और वहाँ पे इनकी बंदूक भी इनका साथ छोड़ दी थी, और इनकी कटार भी इनके हाथ से गिर गई थी। फिर भी निहत्ते ही टीपू सुल्तान ने उस शेर को अपने कब्जे में किया, अर्थात उससे भिड़ गए, और भिड़ते भिड़ते उससे लड़ते लड़ते इनकी कटार इनके हाथ में आ गई, और उसी कटार से इन्होंने शेर को मार दिया। तब से इन्हें टीपू सुल्तान को कहा जाने लगा शेर ए मैसूर, और मैसूर पर इनका शासन था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का यहाँ चित्र दिया गया है। यह है टीपू सुल्तान। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। अर्थात जब पहले तो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी टकराव करती थी, लेकिन जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष यानी आमने सामने की भी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर में उस समय हैदर अली का शासन था। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी तक था, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 था। हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान, और हैदर अली का शासनकाल 1761 से लेकर के 1782 तक था। मैसूर में जो दक्षिण में पड़ता है भारत के, तो मैसूर में हैदर अली का शासनकाल था 1761 से 1782 तक, और उनके पुत्र थे टीपू सुल्तान। इनका शासनकाल 1782 से 1799 तक था, और इनके
इनके जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ये दोनों पिता और पुत्र बहुत ही बहादुर थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ही बहादुर शासक थे और इनके शासनकाल में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार पर के तट पर अंग्रेजों का व्यापार होता था वहाँ से, और ये मालाबार तट अंग्रेजों के मैसूर के रियासत के नियंत्रण में आता था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। यहाँ से मालाबार तट से अंग्रेज कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और उसको ब्रिटेन में ले जा कर के बेचती थी। ब्रिटेन में, यूरोपीय देशों में काली मिर्च, इलायची और भारत के सूती कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत 1785 में टीपू सुल्तान का शासनकाल आ गया था। 1782-1799 तक टीपू सुल्तान थे। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने अपने बंदरगाहों पर, और मालाबार तट भी का बंदरगाह भी इन्हीं के इलाके में आता था जहां से अंग्रेज लोग काली मिर्च और इलायची खरीदते थे। तो टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया, और टीपू सुल्तान ने स्थानीय जो उनके सौदागर थे बंदरगाहों पर, उनको भी निर्देशित कर दिया कि वह कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। टीपू सुल्तान के मित्र थे फ्रांसीसी व्यापारी, उनसे टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से घनिष्ठ मित्रता विकसित हुई थी और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, क्योंकि उनको व्यापार करने को मिल नहीं रहा था उनके बंदरगाह से। तो इसलिए अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। जब टीपू सुल्तान ने उनका व्यापार वहाँ से बंद कर दिया, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक लग रहे थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है, जिसके फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। इसके बाद अंग्रेजों मैसूर के साथ टीपू सुल्तान और हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ, अर्थात मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहली जंग हुई 1767 से 1769 के बीच में, और दूसरी जंग हुई 1780 से 1784 तक, और तीसरी जंग हुई 1790 से 1792 तक, और अंतिम चौथा युद्ध हुआ 1799 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। इन तीनों युद्धों में कंपनी को सफलता नहीं हुई थी, कंपनी इसमें हार गई थी। लेकिन 1799 में आखिरी युद्ध था, चौथा युद्ध श्रीरंगपट्टम में जो युद्ध लड़ा गया था आखिरी जंग में, कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मार दिए गए उस युद्ध में, और मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, टीपू सुल्तान को मार दिया और मैसूर का राजकाज पुराने ओडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, और अंग्रेजों ने इसके साथ ही सहायक संधि के जरिए समझौता करके सहायक संधि कर लिया। सहायक संधि जो ओडियार को मानना पड़ा था, ओडियार को जब इन्होंने बैठाया
शासन में मैसूर में, तो इनके ऊपर सहायक संधि स्थापित कर दी, सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि के नियम जानते ही हैं कि अब ये अपनी सेना नहीं रख सकते और जो सेना इनका संरक्षण करेगी उनका सारा खर्च अब ये मैसूर के राजा ओडियार करेंगे और वो अपनी स्वतंत्र सेना भी नहीं रख पाएंगे। तो कंपनी ऐसे ऐसे अपना शासन का विस्तार करती जा रही थी। यहाँ एक खिलौने का चित्र दिया गया है, खिलौने का चित्र है, टीपू सुल्तान का एक खिलौना है, टीपू का खिलौना शेर। ये टीपू का खिलौना शेर है। यह टीपू का एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दौड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें आती हैं। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। ये टीपू सुल्तान का, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, टीपू सुल्तान का एक मशीनी खिलौना है और एक विशालकाय मशीनी खिलौने की एक तस्वीर है। ये नकली शेर यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। हम लोग देख रहे हैं इसमें यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है और जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो ये शेर दौड़ने लगता है और यूरोपीय सिपाही की चीख निकलती हुई सुनाई देती है। और अब यह शेर का खिलौना या मशीनी शेर का खिलौना अब लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। जब 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टम में जब युद्ध हुआ था, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टम में, तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ लेकर चले गए थे, जो यहाँ पे विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में आज भी रखा गया है। यहाँ पे एक तस्वीर दिया गया है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा यह चित्र बनाया गया है 1793 ईस्वी में। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा यह चित्र 1793 में बनाया गया है। कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 का जो तृतीय युद्ध हुआ था, 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकार को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती है। ब्रिटिश शासकों को ऐसी तस्वीरें बनवाने में बहुत ही आनंद आता था जिसमें भारतीय राजाओं को नीचा दिखाया जाता हो और उनका वैभव दिखाया जाता हो, कंपनी का वैभव दिखाया जाए और भारतीय राजाओं को नीचा दिखाया जाए, बंधक बनाया जाए या उनको हराया जाए। तो ऐसी तस्वीरें ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक बनाते थे, बनाते नहीं थे, बनवाते थे चित्रकार से। और यहाँ पे ये 2 पुत्र हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान के, जिनको यहाँ पे बंधक बनाया गया है इस अंग्रेज सिपाही के द्वारा। टीपू की कहानियाँ, टीपू सुल्तान की कहानियाँ एक पढ़ते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान। 1782 में मैसूर के राजा बने थे टीपू सुल्तान। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शिकार उनके सामने आ गया और टीपू सुल्तान की बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया।
और उनकी कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान के राजसी झंडा जो था उनका, उस पर भी शेर बना होता था। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। यानी कि 18वीं शताब्दी के लास्ट की बात करें तो कंपनी ये सोचने लगी थी कि मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म किया जाए। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में कंपनी से पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा हार गए थे, जिससे उनका दिल्ली से शासन चलाने का सपना मराठों का टूट चुका था और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। मराठों को कई राज्यों में बांट दिया गया था 1761 पानीपत की लड़ाई में हारने के बाद। और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलवार, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार पेशवा, पेशवा का अर्थ होता है सर्वोच्च मंत्री, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी का अर्थ है राज्य मंडल। यहाँ पे कन्फेडरेसी का अर्थ एक और दिया गया है गठबंधन। तो राज्य मंडल कन्फेडरेसी का अर्थ होता है और गठबंधन भी होता है। मराठों का जो सरदार होता था उन्हें पेशवा कहा जाता था। पेशवा का अर्थ होता था सर्वोच्च मंत्री। इन्हीं के अंतर्गत सर्वोच्च मंत्री अर्थात पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी अर्थात राजमंडल के ये सदस्य होते थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। पुणे में मराठों की राजधानी पुणे में उस समय स्थापित थी और ये पुणे में ही रहते थे पेशवा। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं शताब्दी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं शताब्दी के आखिर के दो प्रसिद्ध ये मराठा योद्धा थे और राजनीतिक भी थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में साल 22 संधि के साथ खत्म हुआ। मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पहला युद्ध 1782 में साल 22 संधि के साथ खत्म हुआ। अब मराठों को अंग्रेजों ने कई बार हराया। पहली बार जब हराया तो उनसे एक संधि कर ली 1782 में साल 22 की संधि जिसे कहा जाता है। तो पहला युद्ध उसके साथ समाप्त हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता था। इस युद्ध में कोई पक्ष नहीं जीता था, ना मराठा ही जीते थे ना ही अंग्रेज जीते थे, लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच में साल 22 की संधि हो गई थी 1782 ईस्वी में। दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 तक। 1803 से शुरू होकर 1805 तक दूसरा मराठा युद्ध हुआ था जिसमें कई मोर्चों पर लड़ा गया। जो द्वितीय युद्ध था मराठा और अंग्रेज युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। ये युद्ध कई मोर्चे पर लड़ा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दूसरे युद्ध में अंग्रेजों को मिल गया था उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए थे अंग्रेज और मराठा के द्वितीय युद्ध में। और अंततः तृतीय युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक चला। के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में
मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध जो 1817 से 1819 ईस्वी तक था, अंग्रेजों ने मराठाओं की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर, मराठाओं के जो पेशवा थे, मुख्य थे, उन्हें पुणे से हटाकर अर्थात उनकी राजधानी पुणे से हटाकर कानपुर में स्थित पिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। जब मराठाओं को कंपनी ने हरा दिया तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में पड़ता है दक्कन का पठार, ये पूरा एरिया कंपनी के अधिकार में आ गया था। यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, लॉर्ड हेस्टिंग का चित्र दिया गया है। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है, ये बैठे हुए हैं और एक घोड़े पर बैठे हुए कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। घोड़े पर चेन्नम्मा के बारे में, रानी चेन्नम्मा के बारे में भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे यहीं पर। ये देखिए रानी चेन्नम्मा। सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी कि 1800 ईस्वी के बाद की बात करें तो 19वीं सदी के प्रारंभ से ही कंपनी अपना क्षेत्रीय विस्तार के लिए आक्रामक नीति अपना रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि इनकी सत्ता में, कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, ऐसा कंपनी का दावा था। इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर हैं, ऐसा सिर्फ कंपनी का कहना था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास कंपनी मानती थी और यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही और यही नीति अंग्रेजों की बाद की नीतियों में भी दिखाई दे रही थी कि कंपनी अपने आप को सर्वोच्च सत्ता मानने लगी थी। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। कंपनी को सर्वोच्च मानने की प्रक्रिया कंपनी के बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए यदि इसका उदाहरण एक लें तो जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल आज कर्नाटक में पड़ता है, ये कित्तूर वर्तमान में कर्नाटक में है, तो कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। रानी चेन्नम्मा को 1824 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों ने 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई थी। जब इनके इलाके को, कित्तूर को, अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो इन्होंने, रानी चेन्नम्मा ने उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया और आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1824 में रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इसके बाद 1829 में जेल में ही रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई और रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद में कित्तूर एक स्थित संगोली था, एक संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने, यानी कि ये चौकीदार जो थे संगोली के एक गरीब चौकीदार थे, इनको चौतरफा समर्थन मिल रहा था वहाँ की आम जनता का। तो चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार इन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। एक गरीब चौकीदार जो संगोली के थे, इन्होंने इनका विरोध किया और इनके वहाँ के लोकल लोगों की सहायता से ब्रिटिश शिविरों और कई दस्तावेजों को, इनके बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और कई दस्तावेजों को इन्होंने, चौकीदार ने नष्ट कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने
इन्हें भी पकड़ लिया। 1830 ईस्वी में इनको फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण हम लोग इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक के अंत में 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डर गई थी कि कंपनी को ऐसा भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इस बात का कंपनी को डर था और इसी डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इन्होंने इस भय से कि कहीं रूस भारत पर भी कब्जा न कर ले, भारत पर भी अपना प्रभाव न दिखा दे, इस बात का डर था। इसी डर के चलते इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर भी नियंत्रण करना चाहा, जिसके लिए इन्होंने अफगानिस्तान में एक लंबी लड़ाई लड़ी। 1838 से लेकर के 1842 के बीच एक लंबी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान से, और वहाँ अप्रत्यक्ष शासन यानी कि अफगानिस्तान में लंबी लड़ाई लड़ करके इन्होंने कंपनी ने अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया अफगानिस्तान में। 1843 में सिंध भी कंपनी के कब्जे में आ गया। सिंध कहा जाता है, सिंधु का एरिया को सिंध कहा जाता है, सिंधु के आसपास के एरिया को सिंधु कहा जाता है। 1843 में यह एरिया, सिंध का एरिया भी कंपनी के कब्जे में आ गया। और इसके बाद पंजाब की बारी थी। सिंध के बाद पंजाब की बारी थी और पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। उस समय पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह का शासन था और महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल वहां नहीं गलने दी। परंतु 1839 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबे लड़ाइयाँ लड़ी गई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। जब तक पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह थे तब तक तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह बहुत ही बहादुर थे और इनका सौंद कौशल और रणनीति इतनी बढ़िया थी कि अंग्रेज वहाँ पे अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। लेकिन महाराणा रणजीत सिंह की 1839 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों और पंजाब के बीच में 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 ईस्वी में आखिर में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति देखते हैं जो अंग्रेजों ने विलय नीति अपनाई थी। विलय नीति या राज्य हड़प नीति जो अपनाई थी, विलय नीति के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये महाराणा रणजीत सिंह हैं, पंजाब के शासक हैं महाराणा रणजीत सिंह। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके दरबारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनका चित्र यहाँ पे दिया गया है, महाराणा रणजीत सिंह का दरबार का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। विलय नीति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चली। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। 1848 से लेकर के 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। तो इन्हीं के शासनकाल में डलहौजी ने ही विलय नीति अपनाया था। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो विलय नीति कौन लाया था? तो डलहौजी ने चलाया था विलय नीति। यह सिद्धांत अर्थात विलय नीति इस तर्क पर आधारित था कि
अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं होता है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। विलय नीति के अंतर्गत यह सिद्धांत था, इसमें यह तर्क दिया गया था कि यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस पुत्र नहीं है तो उसकी रियासत कंपनी अपने भूभाग में मिला लेगी, अर्थात कंपनी उसके राज्य को हड़प कर अपने भूभाग में कंपनी के शासन में वह राज्य चला जाएगा। ऐसा उस नीति में सिद्धांत दिया गया था, तर्क था। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई इस विलय नीति के कारण। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया और इस बार अंग्रेजों ने यह नया तर्क दिया। अंग्रेजों ने इस बार अवध को नियंत्रण में करने के लिए 1856 में कंपनी ने एक नया तर्क दिया और उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। उन्होंने अवध के नवाब को कुशासक बता दिया कि इनका शासन कुशासन है, इससे हम जनता को निजात दिलाना चाहते हैं, इससे हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं। और यह तर्क देते हुए उन्होंने अवध को अपने कब्जे में कर लिया और अवध के नवाब को वहाँ से हटा दिया। इस तरह से अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी पर हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अंग्रेजों ने नवाब को, अवध के नवाब को जिस तरह से हटाया, यह सब देख करके वहाँ की जनता में क्रोध भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के महान विद्रोह में अवध के लोग भी इस कारण से क्रोधित होकर 1857 में इन लोगों ने भी भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। तो ये कारण 1857 में का विद्रोह का ये भी था, क्योंकि अवध के नवाब को गलत तर्क दे करके कंपनी ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया था। एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पे, संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। यहाँ पे कुछ तस्वीर दिया गया है। मैप के जरिए ब्रिटेन का शासन कैसे फैला कंपनी का भारत पर, यह दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जो पीले रंग से जो दिखाया गया है ये 1797 का चित्र है। भारत का 11A भारत का चित्र है, ये भारत का मैप है। भारत का मानचित्र 1797 का दिखाया गया है और ये पीले से दिखाया गया है कि ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र। 1797 में जो शासन ब्रिटेन के अधीन हो गए थे, इसको पीले कलर से दिखाया गया है। जैसे बंगाल में सबसे पहले इनका शासन शुरू हुआ था, तो यहाँ पे बंगाल आता है, ये एरिया बंगाल का पड़ता है, जिसमें कलकत्ता पड़ता है, और बनारस यूपी में आता है, तो ये भी एरिया उस समय कब्जे में आ गया था। और इधर पूर्वी घाट पर भी कुछ एरिया और मद्रास भी इन्हीं के कब्जे में आ गया था। और इधर दक्षिण का भी थोड़ा सा एरिया 1797 में ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था। ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे 1797 में, वो पीले कलर से दिखाया गया है। और जो क्षेत्र रेड कलर का दिखाया गया है, क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, ये सारे क्षेत्र जो दिखाए गए हैं रेड कलर के, ये ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे 1797 तक। इसके बाद बात करें तो 1800 दूसरा मैप दिया गया है 1840 का। 1840 में भी ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे वो पीले कलर में दिखाया गया है, और जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे उन्हें रेड कलर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस समय अंतराल के बाद में देखिए कितना ज़्यादा इनका शासन का विस्तार हो चुका था। पहले छोटे से भाग पर इनका था शासन था,
बंगाल के आसपास और थोड़ा सा इधर पूर्वी घाट पर और थोड़ा सा दक्षिण में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन 1840 की बात करें, लगभग 40 साल के अंतराल के समय के अंतराल में इनका इन एरियो पर भी विस्तार हो गया, इन क्षेत्रों पर जहाँ जहाँ दिखाया गया पीले कलर में, तो इनका यहाँ भी विस्तार हो चुका था इस 40 साल के अंतराल में। और इसके बाद दूसरा फिगर दिया गया है 1857 का, जब विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह। तो ये 1857 का चित्र दिया गया है, पीले कलर में दिखाया गया है। देखिए इनका विस्तार कैसे, लाहौर, पंजाब, ये सब यहाँ कुल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें पीले कलर में दिखाया गया है, जहाँ पे ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र थे, ये 1857 का मैप है। और जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, उन्हें रेड कलर का दिखाया गया है। देखिए कितना कम बचा, पहले कितना थोड़ा सा इनका भूभाग पर कब्जा था भारत के, और 1857 की बात करें तो कितना ज़्यादा, लगभग पूरे भारत पर इनका धीरे धीरे कब्जा हो गया था। भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं इस नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रख कर देखें। तीनों नक्शे में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। साथियों, पार्ट 2 यहीं तक पढ़ते हैं, पार्ट 2 यहीं तक पढ़ेंगे। अगला यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 में। और यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो पार्ट 3 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पार्ट 3 में मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।